यमन की राजधानी सना पर एक के बाद एक सीरियल धमाके किए गए हैं। हमला किया गया, हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो आप देख रहे हैं आग का गोला, कितना धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। आसमान की तरफ जो धुआं उठ रहा है, यहां पर हूती के ठिकाने थे जहां पर अटैक किया गया। लेबनान, सीरिया में तो अब तक हमला कर ही रहा था इजराइल, लेकिन अब यमन भी इसकी जद में आ चुका है। कई जगहों पर कई सैन्य ठिकाने जो हूती के बताए गए, उन पे हमला किया गया है। और एक और बड़ी खबर, हूती के 50 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमला हुआ है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सटीक एयर स्ट्राइक की गई है। तो घात लगाकर हमला किया गया। पहले खुफिया जानकारी मिली थी, उसके बाद यह अटैक किया गया है। अलग अलग जगहों पर इस तरह के अटैक बहुत ज्यादा हाई थी इन धमाकों की। और इजराइल ने सना में राष्ट्रपति भवन पर भी अटैक किया है। हमले में राष्ट्रपति भवन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति भवन तक इजराइल पहुंच गया। राष्ट्रपति भवन को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी मिल रही है। ये देखिए, तस्वीरें देख रहे हैं आप, कई इलाके इसी तरह दहल उठे। तो तीन बड़ी खबरें, तीन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने। हूती के ठिकानों पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की गई है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही बड़ा कदम उठाया गया। हूती के 50 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किए गए। हमले में राष्ट्रपति भवन को भारी नुकसान भी पहुंचा है। यमन पर 12 फाइटर जेट से हमला हुआ है। 12 फाइटर जेट्स, हूती के ठिकानों पर मिसाइल रॉकेट से अटैक कर दिया गया। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 12 जगहों पर अटैक किए गए हैं और 12 फाइटर जेट से यह हमला किया गया है। एक साथ कई अटैक, धुएं का एक बड़ा गुबार आप देख रहे हैं। और इंटेंसिटी देखिए, जो जहां ब्लास्ट हो रहा है वहां पर सब कुछ तबाह हो जा रहा है। और इजराइल ने हूती के मिसाइल डिपो पर भी हमला किया है। हूती के ठिकाने जहां पर मिसाइलें रखी हुई थी, वहां पर भी अटैक किया है। 10 से ज्यादा हूती के ऑयल डिपो तबाह कर दिए गए। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और TV9 भारतवर्ष लगातार वॉर जोन से लेटेस्ट अपडेट्स आपको देता रहता है लगातार। ये देखिए तस्वीरें जो बता रहा है कि कितना इंटेंसिटी वाले ब्लास्ट ये हुए होंगे। और इजरायली हमले में 6 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। इजराइल के स्ट्राइक में करीब 100 लोग घायल हुए हैं। देखिए, लोगों के बीच में कैसी दहशत है। जैसे ही ये ब्लास्ट होता है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। और एक बार फिर से 3 बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हूती के ठिकानों पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक हुई है। 12 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है। 10 से ज्यादा जगहों पर जो मिसाइल डिपो बताए जा रहे हैं, वहां पर अटैक हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी सना में, राजधानी सना में बताई जा रही है। तो 3 बड़ी खबरें इस वक्त की। बड़ा अटैक कर दिया है इजराइल ने यमन पर। तो यमन पर बारूदी संग्राम हुआ है। आईडीएफ की बारूदी बौछार, राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक की गई है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया गया है। हमला हुआ कैसे आपको बता रहे, F-35 से एयर स्ट्राइक हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है।
नुकसान कितना हुआ है? 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये नुकसान की अभी तक बताया जा रहा है। जो सना में धमाके हुए एक के बाद एक, आईडीएफ की बारूदी बौछार देखने को मिली। एक और बड़ी खबर, यमन के सना में बारूदी बारिश, फाइटर जेट से शहर के कई इलाकों पर हमले हुए हैं। सना में पावर प्लांट पर विध्वंसक हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, बहुत ही भीषण हमला किया गया है। अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। और एक और बड़ी खबर, यमन के 2 पावर प्लांट पर इजराइल का हमला हुआ है। हूती के तेल स्टेशन पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। और यमन में एसआर हिजाज पावर प्लांट पर अटैक किया गया। हमले के बाद शहर में ब्लैकआउट भी हो गया है। पावर प्लांट पर अटैक किया गया है और हमले में कैसे ब्लैकआउट, जब हमला हो गया उसके बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट होता हुआ भी दिखाई दिया। एक बड़ा धमाका हुआ है, देख रहे हैं आप तस्वीरों। और इजराइल में हूती के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। 50 से ज्यादा हमलों से हूती की कमर टूट गई है। आईडीएफ अटैक में हूती को भारी नुकसान पहुंचा है। एक के बाद एक कई अटैक कर दिए हैं इजराइल ने। एक और बड़ी खबर, यमन में इजराइल ने की भीषण एयर स्ट्राइक, हूती के मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। और सना में कहां-कहां अटैक हुआ है, बारूद कहां-कहां बरसा, अब आपको बताते हैं। पहला, जो कि सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है, राष्ट्रपति भवन, वहां पर अटैक हुआ है। हजीज पावर प्लांट में अटैक किया गया है। सतीन पावर स्टेशन में अटैक किया गया है। अल नहादीन मिलिट्री बेस में अटैक किया गया है। फ्यूल स्टोरेज मिसाइल डिपो में अटैक किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, यमन पर हमले के बाद नेतन्याहू का बयान भी आ गया है। इजराइल पर हमले का अंजाम गंभीर होगा। जो भी इजराइल पर हमले की योजना बनाएगा, हम उस पर हमला करेंगे, ये नेतन्याहू का कहना है। नेतन्याहू ने इजरायली ऑपरेशन को लाइव देखा है। जो कुछ हो रहा था यमन में, हूती के ठिकानों पर अटैक हो रहा था, ये सब कुछ लाइव देखा गया। वायुसेना कमांड सेंटर में खुद बैठे थे नेतन्याहू और इस पूरे ऑपरेशन को देखा। नेतन्याहू, रक्षा मंत्री कार्ड्स और आईडीएफ चीफ कमांड सेंटर में खुद मौजूद थे। तो नेतन्याहू को आपने सुन लिया कि हम पर जो हमला होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा और उसका जवाब करारा होगा। धमाके से दहला है सना, कमांड सेंटर में नेतन्याहू खुद मौजूद थे। हमले के दौरान कमांड सेंटर में मौजूद थे नेतन्याहू। नेतन्याहू ने यमन में हमलों की मॉनिटरिंग खुद की है। कमांड सेंटर में कौन कौन था आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू थे, प्रधानमंत्री इजराइल के। कार्ड्स, जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, वो भी साथ बैठे थे। अलुफयाल जमीर आईडीएफ के चीफ हैं, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ, और टॉमर बार वायुसेना अध्यक्ष हैं इजराइल के। ये सब बैठे हुए थे मीटिंग में और ऑपरेशन चल रहा था लाइव यमन में। इजराइल के हमले से यमन को भारी नुकसान की भी खबरें हैं। जिस तरह के अटैक हुए हैं वो बहुत पावरफुल अटैक हुए। पावर स्टेशन को भी नहीं छोड़ा गया। तेल कंपनी स्टेशन में भी अटैक किया गया है। यमन सरकार ने हमले से हुए नुकसान की पुष्टि कर दी है। और सना में इजरायली हमलों पर हूती का भी बयान आ गया है। जो विद्रोही गुट है जहां पर हमला हुआ, इजरायल ने हताश में ये कदम उठाया, हताश होकर कदम उठाया। गाजा का समर्थन हम जारी रखेंगे। तो सना में बारूदी तबाही पर हूती का जवाब क्या है आपको बताते हैं। आईडीएफ ने यमन पर हमला करके वॉर क्राइम किया है। इजरायल ने निर्दोष लोगों पर हमला किया है। हमलों से हमारी एकजुटता कम नहीं होगी। गाजा का समर्थन रोकने के लिए हताश प्रयास है ये। हूती गाजा में हमास का समर्थन करता रहेगा। यूएस इजरायल के खिलाफ हूती मिशन से नहीं हटेगा, ये कहना है। और इसके अलावा आपको बता दें, यमन में इजरायली हमलों पर गुस्से में इस वक्त ईरान भी है। इजरायल को सभी मदद बंद कर देनी चाहिए, ये ईरान का कहना है। इजरायल के खिलाफ यमन का कदम सही है। यमन को सपोर्ट करता है इजरायल और अब ईरान यमन को सपोर्ट करता है और ईरान की तरफ से तल्ख टिप्पणी सामने आ चुकी है। इजरायल के खिलाफ बड़ी बातें कही गई हैं ईरान की ओर से और कहा गया है कि
जो भी इजराइल कर रहा है इसे बॉयकॉट कर देना चाहिए। और अब आपको बताने जा रहे हैं सना पर, यानी यमन की राजधानी सना पर हमले के बाद गुस्से में ईरान है। ईरान ने इजरायली हमले को गलत बता दिया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल को सभी मदद जल्द बंद होनी चाहिए। इजराइल पर यमन का हमला सही था। यमन के बहादुर लोगों ने सही काम किया है, ये ईरान का कहना है। ईरान की टिप्पणी सामने आ चुकी है और ईरान ने मिडिल ईस्ट को भी चेतावनी दे दी है। इस बीच इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, ये अब्बास अराक्ची का कहना है। नेतन्याहू बना रहे हैं ग्रेटर इजराइल का प्लान, अब्बास अराक्ची की ओर से कहा गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के विदेश मंत्री जो अराक्ची हैं, उन्होंने नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के प्लान का जिक्र क्यों किया है। आखिर ये क्या प्लान है? नेतन्याहू का मिशन ग्रेटर इजराइल बनाना है। अराक्ची ने बताया कि नेतन्याहू का दरअसल ये प्लान है और इजराइल अपनी सीमा बढ़ाने में जुटा है। इजराइल विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। इजराइल ने प्लान के तहत जंग का दायरा बढ़ाया है। गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान तक जंग फैल चुकी है। जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, इराक, कुवैत को इजराइल से खतरा है। 1967 में गाजा, सिनाई, गोलान हाइट्स की जमीन पर कब्जा किया और अब एक मंशा और है कि इजराइल को ही ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। दिव्यांगों पर टिप्पणी करने पर फटकार लगी है। रणवीर और समय रैना वीडियो बनाकर माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दिव्यांगों की भावनाओं को रौंदा गया है अपने वीडियोज में। कमाई के लिए मजाक किया जा रहा है जो बर्दाश्त नहीं है। हर व्यक्ति की भावना का सम्मान हो। कॉमेडियन समय रैना और साथ ही जो पॉडकास्टर हैं रणवीर इलाहाबादिया, उनको लेकर एक सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आ चुकी है और कहा है कि आप वीडियो बनाकर माफी मांगे। जो दिव्यांगों का मजाक बनाया गया है, बाकायदा इस पर माफी मांगी जानी चाहिए और ये बर्दाश्त नहीं है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मांग की है, आदेश क्या दिया है? पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ कहा है? क्योंकि एक इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई थी रणवीर इलाहाबादिया के केस में। एक बार फिर से समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई, क्या कुछ कहा गया है? देखिए निधि, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी वो स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज, परमजीत सिंह घई, निशांत, जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर और सोनाली आदित्य देसाई जो उनका नाम है, जो कहा जाता है, तो वो उस पर मामले पर सुनवाई थी। और सभी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है जिन्होंने ऐसी बदजुबानी की है और खास तौर पर दिव्यांग जनों को निशाना बनाया है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज था। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अपने यूट्यूब चैनलों पर बिना शर्त माफी मांगे, यानी कि वो बिना शर्त माफी मांगने का तात्पर्य ये है कि वो एक वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे कि हमने ऐसा कहा था और हम इसके लिए माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान करने को लेकर के ऐसे मामलों पर जुर्माना लगाया जाए और केंद्र सरकार से कहा कि इस पर दिशा निर्देश तैयार करें। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज था और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इतनी तल्ख टिप्पणियां की हैं इस मामले में और सीधे तौर पर बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी जारी किया है। अब इस मामले पर नवंबर में सुनवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका जानकारी देने के लिए। पीयूष महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि अब इस मामले की सुनवाई नवंबर में होगी, लेकिन बाकायदा माफी मांगनी होगी। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को एक वीडियो जारी करना होगा, इसमें माफी मांगनी होगी बिना शर्त, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो आपको बता दें कि देश के ज्यादातर हिस्से इस वक्त बाढ़ और बारिश की भयंकर चपेट में हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी सैलाब में डूबे हुए दिख रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है। कई राज्यों में बारिश ही बारिश है। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, राजस्थान में भी हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर बारिश लगातार हो रही है। कई जगह लैंडस्लाइड की भी घटनाएं हुई हैं। हिमाचल के डलहौजी में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, मोहाली, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। और राजस्थान का हाल अब आपको सबसे पहले बताते हैं। राजस्थान में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। जयपुर, दौसा, नागौर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बूंदी, सिरोही और डीडवाना में
स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पहुंच चुकी है। और राजस्थान के सवाई माधोपुर में आसमानी कहर की वजह से लोग दहशत में हैं। कहीं सड़कें दरिया बनी हुई हैं तो रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच गया है। सवाई माधोपुर की जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कि खेत जैसे धरती में समा गए हैं। नीचे गिरता पानी किसी झरने की तरह दिख रहा है। 100 फीट चौड़ी और करीब 60 फीट गहरी खाई बन गई है। ये खाई देख रहे हैं आप, ये सबसे ज्यादा विचलित कर सकती है तस्वीरें। बारिश का असर ये है कि इतना पानी बरसा है कि खाई में तब्दील हो गया। कटाव तेजी से हो रहा है। इस प्रलयकारी बाढ़ में 2 मकान, 2 दुकानों के साथ एक मंदिर भी गिर गए। कदम कदम पर तबाही दिख रही है। ये बाढ़ के बढ़ते खतरे और बर्बादी के निशान है। बताया जाता है कि जड़ावता गांव के पास 2 किलोमीटर लंबी ये पानी की खाई बन गई है जो देखने को मिल रही। और सवाई माधोपुर से टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हम किसी तालाब, पोखर या नदी में नहीं खड़े हैं, बल्कि सड़क पर खड़े हैं, जिसकी स्थिति फिलहाल नदी जैसी हो गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सवाई माधोपुर में और यहाँ देखिए बारिश ने किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी जो सड़क है ये नदी में तब्दील हो गई। इसकी वजह से देखिए लोगों के न सिर्फ घर बल्कि उनके खेत, बागवानी, तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जलमग्न हो चुकी है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है, क्योंकि पास में ही सूरवाल डैम है और बताया जा रहा है कि जो डैम है वो ओवरफ्लो हो चुका है, क्योंकि लगातार बारिश हुई है। इसके बाद से लोगों का जीवन यहाँ किस तरीके से चल रहा है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अगर मैं रस्सी को ना पकड़ूं तो पानी का बहाव इतनी तेज है कि अपने साथ बहा कर आगे ले जाए। ये स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है यहाँ राजस्थान के कई ज़िलों में, और आपको तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो इस वक्त जूझ रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? इधर देखिए। हाँ, रशीदपुरा। और इस वक्त बहाव कितना तेज लग रहा है? बहाव खूब तेज है। हाँ, कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? 3-4 दिन हो गए। हाँ, 3-4 दिनों से बहुत काफी बहाव है। कितना नुकसान हुआ है? बहुत हो गया, अनाज भीज गया। हाँ। और आटा वाटा सब कुछ नहीं है, ना लाइट आ रही इसमें। हाँ। ना कुछ। लाइट कट कर दी गई है। हाँ, चलिए हिफाजत से आप जाइए। तो लाइट कट कर दी गई है क्योंकि ऐसे में करंट जो है फैलने का काफ़ी खतरा रहता है। हालांकि कुछ जगह पर जब पानी का बहाव कम हुआ है तो वहाँ पर ज़रूर जो है लाइट को रिस्टोर कर दिया गया। और मैं बता दूँ आपको कई जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल ये स्थिति जो है सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो बारिश हुई है, बारिश ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि फिलहाल देखिए सड़क है ये नाव में तब्दील हो। सड़क कौन सी है, नदी कौन सी है, समझ में नहीं आ रहा। जितेंद्र भाटी की आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। और सवाई माधोपुर में बाढ़ की वजह से लोगों को खाने पीने का सामना जो है करना पड़ रहा है। बहुत किल्लत है और सैलाब के बीच कुछ लोग फंस गए हैं, उन तक राशन पहुंच नहीं पा रहा है, इंतजाम नहीं पहुंच पा रहे। ग्राउंड जीरो से एक बार फिर से हम आपको जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये सवाई माधोपुर का इलाका है। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये दरिया नहीं सड़क थी, लेकिन फिलहाल दरिया का रूप अख्तियार कर चुकी है। और ये देखिए जो रस्सी है, अगर से ना पकड़ूं तो ये जो थोड़ा सा फासला है यहाँ से आगे जाने के लिए गांव के लिए मुख्य सड़क से, वहाँ तक ना पहुँच पाए। राइट, दिखाइए किस तरीके से लोगों के न सिर्फ घर, मकान बल्कि उनकी बागवानी, खेती सब जो है वो पानी के आगोश में जा चुकी है। अब देखिए हालांकि देखिए तो पिछले 24 घंटे में थोड़ा जलस्तर जरूर कम हुआ है। तो जब जलस्तर कम हुआ है तो लोग यहाँ पर अब अपने घरों से बाहर जो हैं वो निकले हैं राशन लेने के लिए। और इनकी ये भी आरोप है इनका कि इनको सरकारी मदद नहीं मिल पाई। तो क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम, क्या है आपके सर पे? आटा है ना। कहाँ से लेके आए हैं? इधर हमारा घर है, इधर से लेके आए। तो आप 2 दिन कैसे बिताए आपने? बहुत ज्यादा पानी था यहाँ पे। हाँ, बहुत ज्यादा पानी था। हमने 2 दिन बहुत कठिनाई से बिताए हैं। कोई सरकारी मदद मिल पाई आपको? सरकारी मदद अभी तक कोई नहीं मिली है।
भाई यहाँ से जो है मंत्री साहब भी हैं, थोड़े मन मिला। नहीं, कोई भी कुछ नहीं मिला अभी सरकार की तरफ से। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? बहुत नुकसान है इधर गांव में, बहुत नुकसान है इधर। कोई खाने को नहीं है तो उनको पहुंचा रहे हैं हम इधर से। लोगों के पास खाने के लिए ऐसा एक साधन जो है वो मछली के रूप में भी है। और फिलहाल देखिए यहाँ जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, राज जरा तस्वीरें दिखाइए, जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएंगी आपको केवल और केवल यहाँ पर बहता हुआ पानी, सैलाब नज़र आएगा। और पानी का वेग कितना तगड़ा है आप देख सकते हैं, किस तरीके की धाराएं जो है यहाँ पर बह रही है। क्या आप लोग के लोग कैंप वैम्प कुछ लगाया क्या? राहत कोई नहीं आया पूछने के लिए आपको? कोई नहीं आया। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं यहाँ पर गुजारा भी? तो कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, ऐसे ही टाइम पास पानी पी रहे हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं सर। आगे बहुत मछली पकड़ के बेच रहे, कोई ले तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, बिस्कुट टिस्कुट खाते हैं। लेकिन आपकी मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना वो तो लगी हुई है ना बचाव के लिए? हाँ, वो भी कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है। हाँ, ट्रॉलर पलटा था, वो आपकी मदद के लिए आ रहे थे। उसको हमने बचाया, निकाला। ये आप ही कहे, कुछ सरकारी मदद नहीं मिली आप? सरकारी मदद अभी तक कुछ भी नहीं आई। अगर किरोड़ी लाल जी मीणा आते हैं तो वो भी हेलीकॉप्टर से नजारा देख के चला जाता है। गांव में अभी उसने पैर नहीं रखा, इधर निचले इलाकों में नहीं गए अभी तक। वो दुब्बी में जरूर गए और कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। आप क्या गुहार करेंगे हमारे जरिए सरकार? हमारे यहाँ भी तो 5 दिन हो गए, 5 दिन से पानी बहुत ज्यादा था। अभी 5 दिन में पानी आज कल में कम हुआ है। पानी का बहाव बहुत तेज था इधर, आदमी खड़ा होने की जगह नहीं थी इधर। और सवाई माधोपुर में हाईवे भी डूबा हुआ है। डूबी सड़कों से गाड़ियां जोखिम उठाकर निकल रही हैं। कई बाइक सवार भी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। देखिए संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवाई माधोपुर के सुरवाल गांव में और यहाँ स्थिति आपको दिखाएं तो ये देखिए जो सड़क है, राइट जरा पीछे की तरफ आप कैमरा पैन करके दिखाएं। जो सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न है और लोगों को खासी परेशानी यहाँ से बाहर जाने, इधर से उधर जाने में हो रही है। हालांकि लोग इसको अभी कह रहे हैं कि गनीमत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 24 घंटे 48 घंटे पहले यहाँ हालात थे वो और भी बदतर थे। यानी कि यहाँ पर जो है पानी का जस्तर और ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अब थोड़ा बारिश में कमी आई है तो पानी का लेवल भी घटा है, जिसकी वजह से जो हैं लोग अपने रोज़मर्रा के काम के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है, मुश्किल है। और देखिए पूरा जो हाईवे है ये किस कदर जो है वो जलमग्न है। आसपास के आप गांव के इलाके देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं, छोटे कच्चे रास्ते देख रहे हैं, तमाम जगह जो है पानी भर गया है। और ऐसे में ना सिर्फ इन लोगों को बल्कि आप सामने देखेंगे तो जो हैवी व्हीकल्स हैं, बड़े वाहन हैं, उनको भी आवाजाही में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सामने आप देखेंगे एक हैवी व्हीकल आपको आते हुए नज़र आएगा। और देखिए कई बाइक ऐसे रास्ते में बंद भी पड़ रही हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो धक्का लगाते हुए आपको 2 युवक नज़र आएंगे। तो फिलहाल जलमग्न यानी कि जो आसमान से पानी के तौर पर ये आफत बरसी है राजस्थान के कई अलग अलग इलाकों में, जिलों में, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो पानी है वो कितना इस वक्त यहाँ पर भरा हुआ है। और ना सिर्फ बड़े वाहन, देखिए छोटे वाहन, उसके पीछे आप देखेंगे स्कॉर्पियो है, वो आपको सीधा बम्पर तक आपको नज़र आएगा कि उसमें पानी से लबालब भरा हुआ है और वाहनों की गति जो है वो धीमी पड़ गई है। और ख़ासकर ऐसे में जो निजी गाड़ियां हैं उनको बहुत इस तरीके के जो जल भराव उसमें दिक्कत होती है। देखिए सामने की बाइक है वो बीच पानी में ही बंद पड़ गई है। तो ऐसी अनेकों तस्वीरें हैं जो आपको देखने को मिल रही है। आपने एक तस्वीर ये भी देखी होगी कि जो एनडीआरएफ की ट्रॉली जा रही थी, इसमें जवान उसमें लदे हुए थे, वो भी यहीं पर पलटी थी। तो इस तरह के हालात जो हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिलों और इलाकों में फिलहाल बने हुए हैं। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, राजस्थान। ग्रेटर नोएडा मर्डर केस में निक्की की मां ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर है, मर्सिडीज कार मांगता था विपिन, उसका पति, और निक्की की मां ने यह आरोप लगाया है। रील बनाने पर झगड़े होते थे, ये भी निक्की की मां ने आरोप लगाया परिवार वालों पर। निक्की पर मर्सिडीज के लिए दबाव बनाया गया। निक्की कंचज के रील बनाने से चिढ़ता था विपिन, उसका पति चिढ़ता था और मर्सिडीज की मांग भी की जा रही थी। ये मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और निक्की की मां ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
स्टडी से भागने की कोशिश की थी पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, एनकाउंटर हुआ था, लेकिन अभी भी चारों की गिरफ्तारी के बावजूद जो निक्की की हत्या का दर्द है वो गांव वाले और परिवार वाले नहीं भूल पाए। आप देख रहे हैं निक्की के घर पर भी इस वक्त मातम पसरा हुआ है, महिलाएं लगातार रो रही हैं, उनके आंख के आंसू सूख नहीं रहे हैं और सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो वो निक्की की माता जी हैं जो लगातार रोई जा रही हैं। उनको इंसाफ की मांग की जा रही थी, उनको यकीन नहीं हो रहा कि आखिर कैसे उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। निक्की की माँ से बात करते हैं। माता जी, आपके चारों लोग जो आरोपी थे गिरफ्तार हो गए हैं, क्या इंसाफ की मांग करती हैं? दर्द तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी क्या इंसाफ मांगती हैं आप निक्की के लिए? दोनों में आग जलानी चाहिए और दोनों को उम्र कैद की सजा बननी चाहिए, इनके बच्चे का हक मिलना चाहिए। बस ये चाहते हैं हम तो। हमारी बिटिया टाइम काट लेगी जैसा उसका भगवान कटवाएगा। बड़ी बेटी कंचन को अब कभी उस घर में नहीं भेजेंगी आप? नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे उस घर में। एक ही खो कर पछता रहे हम तो, उसे भी ना भेजते तो सही रहते। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो रील्स बनाती थी यहाँ पर आके वो अपने गांव में मर्सिडीज गाड़ी के साथ, वो सब बुरा लगता था उसके पति को, ससुराल वालों को? किसी को अच्छा नहीं लगता था। अपने भैया पापा के ऊपर ले रही थी वो तो मौज। भैया पापा शौक करवा रहे, कौन करवा रहा, उनके शौक पूरे। शौक तो सब इसके भैया और पापा ने करवाए, उनके लिए भी सबको बुरा लग गया। मौत जावे, मौत इनके पर लग जा, मौत जाओ उनके पर लग जा। तो रील बनाना मर्सिडीज गाड़ी के साथ बुरा लगता था विपिन और उसके परिवार को? बच्चे लगते तो भैया आज ये कम न होते, मेरी बेटी ये न मारते। तो बेटी की मां का ये आरोप है कि मर्सिडीज के लिए जिद की जाती थी, वहीं इंसाफ की मांग की जा रही है। पुनीत हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, इस मामले में पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है, रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है, कई लोग गिरफ्त में भी आ चुके हैं, जेठ और ससुर भी गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रही है? किस किस तरह का दबाव निक्की पर बनाया जाता था? मां ने भी अब आरोप लगा दिए हैं। बिल्कुल, देखिए निक्की को शादी के बाद से ही परेशान किया जा रहा था। ख़ासतौर से इस साल उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया। फरवरी में भी विवाद हुआ, जिसके बाद वो लोग यहाँ अपने गांव में चले आए थे, जिसके बाद बाकायदा पंचायत हुई और 1 महीने बाद अब मार्च में वो लोग वापस गए थे। लेकिन लड़ाई झगड़े का सिलसिला लगातार जारी था और यही वजह है कि मर्सिडीज़ की मांग हो, रील बनाने का विरोध हो या फिर पैसे की डिमांड हो, ये तमाम वो वजह थी जिस वजह से निक्की की बेरहमी से हत्या की गई है। सबसे बड़ी बात है, ये एक ऐसा जख्म है जो कभी भी भर नहीं सकता। निक्की के पिता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 4 आरोपी ज़रूर गिरफ्तार कर लिए हैं जो मुख्य हैं। सर, चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ख़ासतौर से जो पति था, गोली भी उसके पैर में लगी है, पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की थी उसने। किस तरीके के इंसाफ की मांग आप करते हैं? ऐसे दरिंदे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मेरी ये मांग है मोदी योगी से, और इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जो मेरी मांग है। लगातार वो लोग परेशान करते थे। फरवरी में भी झगड़ा हुआ था और वो घर आ गई थी, दोनों पंचायत हुई। वो सामाजिक तौर से वो यहाँ आ गई, समाज आ गई, समाज बैठने से वो उनको लेगी। सामाजिक जो हमारा समाज बैठती है, कोर्ट कचहरी जब जाते हैं पहले यहाँ से होता है, तो समाज ने जिम्मेवारी ले ली, हमने बिटिया भेज दी। सामाजिक तौर से वापसी चली गई बिटिया। समाज ने हमको जो कहा हमने माना, उन्होंने गलती मानी, हमने बिटिया भेज दी। तब गलती मानी थी लेकिन अब हत्या की है। ये बताइए कि बड़ी बेटी अभी भी, चूँकि उनके बड़े बेटे से शादी हुई, तो क्या आप उस घर में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? नहीं, बड़ी को नहीं भेजेंगे। ऐसे दरिंदे को क्यों भेजेंगे जो जिंदा जला रहे हैं? वैसे लोगों को भेजने से क्या फ़ायदा है, बेटी घर रख लेंगे। मर्सिडीज़ पे भी नज़र थी, आप लोगों ने ख़रीदी थी, वो बिटिया रील बनाती थी मर्सिडीज़ के साथ। रील बनाने को लेकर के भी नाराज़गी थी कई बार? नहीं, रील की कोई ऐसी नाराज़गी नहीं थी। तो अब जब अरेस्ट हो गए हैं वो चारों, तो आप चाहते हैं कि घर पर बुलडोज़र चलाया जाए? हाँ, घर पे मोदी से, योगी से ये रिक्वेस्ट है, घर पे बुलडोजर चला जाए। ऐसे जरिंदे के जो बेटी को, जिंदगी को जला रहे हैं, मोदी योगी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब बेटी इनको जलाया जाएगा तो फिर कौन पढ़ाएगा? जब तक इनका घर ये बुलडोजर नहीं चलेगा तो आग कैसे होंगे लोगों के? फिर तो आश्वासन और बढ़ जाएगा अगर घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा।
बिल्कुल, देखिए ये एक नज़ीर होगी अगर इनको फांसी की सज़ा मिलती है। 21वीं शताब्दी चल रही है और इस तरीके से अगर किसी लड़की को 2016 में शादी हुई थी और 6 साल के बेटे के सामने अगर जला करके इतनी बेरहमी से हत्या की जाती है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। और देखिए तमाम जो गांव के लोग भी हैं, पूरा गांव, आसपास के लोग भी यहाँ इस परिवार के गम में शरीक होने के लिए आए हैं। जो माँ वो लगातार रो रही है। बड़ी बहन जो कंचन, जिसकी आंखों के सामने ये हत्या हुई, जिसने वो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया जिसमें आग लगी हुई है, वो काफ़ी बीमार है, उसको 2 दिन से अस्पताल में रखा गया। बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक ये पूरी घटना है और इस मामले में परिवार वालों के, निक्की के परिवार वालों की मांग है कि फांसी होनी चाहिए आरोपी को, उसके पति को, ये मांग की जा रही है। बहुत ज़्यादा परिवार वाले दुखी हैं, सदमे में हैं। पूरी नज़र बना के रखे आएंगे आपके पास। और निक्की के बेटे और उनकी बहन ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि निक्की का जो बेटा है उसने आंखों देखा कि जो उसके पापा रहे उन्होंने ही निक्की को जला दिया, जिंदा जला दिया। क्या कुछ बेटे और बहन की ओर से कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ था? आप वहीं पे थे मौजूद? हाँ जी। क्या हुआ था? क्या देखा था आपने? पहले कुछ डाला गया था मेरी मम्मा के ऊपर, फिर चाटा मारा, फिर आग लगा दी, फिर मुझको नीचे भगा दिया। आपको नीचे भगा दिया? हाँ अच्छा। जी। तो मम्मी के साथ अक्सर मारपीट क्या करते थे क्या? हाँ जी। आप रोकते थे? नहीं रोकते थे। तो और क्या कहते थे आपके पिताजी, फादर क्या कहते थे आपकी माँ से? गालियाँ देते थे। अच्छा, मारपीट करते थे? हाँ जी। अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ प्री प्लान था। हाँ। 8 दिन से चीजें चल रही थी। हाँ। किस तारीख को फिर ऐसा क्या हुआ कि जो फादर साहब आ गए, सास ने खाना खाना छोड़ दिया, बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगी, सब